औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। आपने आखिरी बार कौन सी फिल्म देखी थी? आप निश्चित रूप से उसमें कार्य कर रहे अभिनेता एवं अभिनेत्री का नाम बता सकते हैं, परंतु क्या आपको ध्वनि एवं प्रकाश तकनीशियन, श्रृंगार करने वाले कलाकार और नृत्य निर्देशक का नाम याद है? कुछ लोगों का, जैसे सेट को तैयार करने वाले बढ़ई, कारपेंटर के नाम का तो कहीं आभार के लिए जिक्र भी नहीं होता, जबकि इन सब लोगों के सहयोग के बिना फिल्म बनाई नहीं जा सकती है। बॉलीवुड आपके और मेरे लिए एक स्वप्न लोक की तरह हो सकता है, परंतु बहुत से लोगों के लिए यह उनके कार्य करने का स्थान है। किसी अन्य उद्योगों की तरह इसके कामगार भी संघ के सदस्य हैं। उदाहरण के लिए नर्तक, जोखिम के कार्य करने वाले कलाकार एवं अतिरिक्त कलाकार, कनिष्ठ कलाकार संघ, जूनियर असिस्टेंट एसोसिएशन के सदस्य होते हैं। उनकी मांग है कि 8 घंटे की शिफ्ट हो, मेहनत आना वाजिब हो और कार्यावस्था सुरक्षित हो। इस उद्योग के उत्पादनों का विज्ञापन एवं बाजार में जाना फिल्म वितरक के द्वारा एवं सिनेमा हॉल मालिकों तथा संगीत के कैसेटों एवं वीडियोज बेचने वाली दुकानों के द्वारा होता है। और इस उद्योग में कार्य करने वाले लोग किसी अन्य उद्योगों की तरह उसी शहर में रहते हैं, लेकिन शहर में उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्य वे लोग कौन हैं और कितना कमाते हैं पर निर्भर करता है। फिल्मी सितारे और कपड़ा मिलों के मालिक जुहू जैसे स्थानों में रहते हैं, जबकि अतिरिक्त कलाकार और कपड़ा मिल के मजदूर गोरेगांव जैसे जगहों पर रहते हैं। कुछ 5 सितारा होटल में जाते हैं और जापान का सुशी जैसे खाना खाते हैं, जबकि कुछ स्थानीय हाथ गाड़ियों पर वड़ा पाव खाते हैं। मुंबई के लोगों को कहाँ वे रहते हैं, क्या वे खाते हैं और कितने कीमती कपड़े पहनते हैं के आधार पर विभाजित किया जाता है, परंतु कुछ सामान्य बातें या वस्तुएं जो शहर उन्हें देता है के आधार पर वे समान संगठित भी हैं। वे एक जैसे फिल्में और क्रिकेट मैच देखते हैं, वे समान वायु प्रदूषित प्रदूषित वातावरण में आवागमन करते हैं और उन सबकी आकांक्षाएं होती हैं कि उनके बच्चे अच्छे काम करें। लोग कहाँ और कैसे कार्य करते हैं, वे किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, यह सब उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन और लोग किस प्रकार का कार्य करते हैं, जिससे भारत में सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है। दूसरी तरफ सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति, नातेदारी का संजाल, लिंग एवं क्षेत्र भी कार्य को संगठित करने के तरीके अथवा उत्पादन की को बाजार में भेजने के तरीके को प्रभावित करते हैं। यह समाजशास्त्रियों के लिए शोध का एक बड़ा क्षेत्र है। उदाहरण के लिए हम महिलाओं को कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग की बजाय नर्सिंग अथवा शिक्षण के कार्य में अधिक क्यों पाते हैं? यह मात्र एक संयोग है अथवा इसके पीछे समाज की यह सोच है कि महिलाएं देखभाल एवं पालन पोषण के क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त हैं, बनिस्बत उन कार्यों के जो सख्त और पुरुषोचित नजर आते हैं। जबकि नर्सिंग के कार्य में एक पुल को डिजाइन करने से अधिक बल की आवश्यकता होती है। अगर अधिक महिलाएं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाती हैं तो वे इस व्यवसाय को कैसे प्रभावित करती हैं? आप से पूछिए कि क्यों भारत में कॉफी के विज्ञापन में पैकेट पर 2 कप दिखाए जाते हैं जबकि अमेरिका में 1 कप। इसका उत्तर यह है कि बहुत से भारतीय कॉफी पीने को सामाजिकता निभाने का एक अवसर मानते हैं, जबकि अमेरिका में कॉफी पीना सवेरे उठकर स्फूर्ति लाने वाले पेय को पीने जैसा है। समाजशास्त्री इन प्रश्नों में रुचि रखते हैं कि कौन क्या उत्पादित करता है, कौन कहाँ कार्य करता है, कौन किसको और कैसे बेचता है। ये व्यक्तिगत रुचि नहीं है बल्कि सामाजिक प्रारूपों का नतीजा है। इसके विपरीत लोगों की रुचियां यहाँ समझने में कि सामाजिक कार्य कैसे होते हैं से प्रभावित होती है। औद्योगिक समाज की कल्पना। समाजशास्त्र के अनेकों महत्वपूर्ण कार्य तब किए गए जब औद्योगिकीकरण का एक नई अवधारणा था और मशीनों ने एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया हुआ था। कार्ल मार्क्स, वेबर और एमिल दुर्खाइम जैसे विचारकों ने उद्योग की बहुत सी नई संकल्पनाओं से स्वयं को जोड़ा। ये थी नगरीकरण, जिसने आमने सामने के संबंध को बदला,
जो कि ग्रामीण समाज में पाए जाते थे, जहाँ की लोग अपने या जाने पहचान के भूस्वामियों के खेतों में काम करते थे। उन संबंधों का स्थान आधुनिक कारखानों एवं कार्यस्थलों के अज्ञात व्यावसायिक संबंधों ने ले लिया। औद्योगिकरण से एक विस्तृत श्रम विभाजन होता है। लोग अधिकतर अपने कार्यों का अंतिम रूप नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उन्हें उत्पादन के एक छोटे से पुर्जे को बनाना होता है। अक्सर यह कार्य दोहराने और थकाने वाला होता है, लेकिन फिर भी बेरोजगार होने से यह स्थिति अच्छी है। मार्क्स ने इस स्थिति को अलगाव कहा, जिसमें लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते। उनका उत्तरजीविता भी इस बात पर निर्भर करती है कि मशीनें मानवीय श्रम के लिए कितना स्थान छोड़ती हैं। औद्योगिकरण कुछ एक स्थानों पर जबरदस्त समानता लाता है। उदाहरण के लिए रेलगाड़ियों, बसों और साइबर कैफे में जातीय भेदभाव के महत्व का ना होना। दूसरी तरफ भेदभाव के पुराने स्वरूप को नए कारखानों और कार्यस्थलों में अभी भी देखा जा सकता है। हालांकि इस संसार में सामाजिक असमानताएं कम हो रही हैं, लेकिन आर्थिक या आय से संबंधी असमानताएं उत्पन्न हो रही हैं। बहुधा सामाजिक और आय संबंधित असमानता परस्पर एक दूसरे पर छा जाती हैं। उदाहरण के लिए अच्छे वेतन वाले व्यवसायों जैसे मेडिसिन, कानून अथवा पत्रकारिता में उच्च जाति के लोगों का वो आश्चर्य आज भी बना हुआ है। महिलाएं अधिकांश समान कार्य के लिए कम वेतन पाती हैं। कुछ समय से समाजशास्त्रियों ने औद्योगिकरण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में देखा है। आधुनिकीकरण के सिद्धांत के प्रभाव से 20वीं शताब्दी के मध्य से औद्योगिकरण अपरिहार्य एवं सकारात्मक रूप में दिखाई दे रहा है। आधुनिकीकरण का सिद्धांत यह तर्क देता है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में पृथक समाज की अवस्थाएं अलग अलग हैं, परंतु उन सभी की दिशा एक ही है। इस सिद्धांतकारों के अनुसार आधुनिक समाज पश्चिमी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्रियाकलाप 5.1 अभिसरण शोध, जिसे कि आधुनिकीकरण के सिद्धांतकारों कार्ल ने आगे बढ़ाए के अनुसार 21वीं शताब्दी का आधुनिकीकृत भारत 19वीं शताब्दी की विशेषताओं से साझा करने के बजाय उनकी अधिक विशेषताएं 21वीं सदी के चीन या संयुक्त राज्य जैसी होगी। क्या आपको यह सच लगता है? क्या सांस्कृतिक भाषा और परंपराएं नई तकनीकी के कारण विलुप्त हो जाती हैं? और क्या संस्कृति नए उत्पादों को अपनाने के तरीके को प्रभावित करता है? इन बिंदुओं पर अपने स्वयं के विचारों को उदाहरण देते हुए लिखिए। भारत में औद्योगिकरण। भारतीय औद्योगिकरण की विशिष्टताएं। भारत में औद्योगिकरण से होने वाले अनुभव कई प्रकारों से पाश्चात्य प्रतिमानों से समान है और कई प्रकारों से भिन्न है। विभिन्न देशों के बीच किए गए तुलनात्मक विश्लेषण यह सुझाते हैं कि औद्योगिकीकरण पूंजीवाद का कोई आदर्श प्रतिमान नहीं है। चलिए अब हम इसे भी भिन्नताओं के बिंदु से प्रारंभ करते हैं। इसे लोगों के कार्य करने के तरीके से संबंध करते हैं। विकसित देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग नौकरी पेशा लोगों का होता है, उसके बाद उद्योगों में और 10% से कम कृषि कार्यों में लगे होते हैं। ILO के आंकड़े 1999 से 2000 में भारत में लगभग 60% लोग प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं खनन, 17% लोग द्वितीय क्षेत्र उत्पादन निर्माण और उपयोगिता और 23% लोग तृतीय क्षेत्र व्यापार, यातायात, वित्तीय सेवाएं इत्यादि में कार्यरत थे। फिर भी अगर हम इन क्षेत्रों को आर्थिक वृद्धि में देखें तो कृषि कार्यों के हिस्से में तेजी से ह्रास हुआ है और इस क्षेत्र में होने वाले कार्य लगभग आधे से अधिक हो गए हैं। यह स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि जिस क्षेत्र में लोग ज्यादा कार्यरत हैं वह उन्हें अधिक आमदनी देने में सक्षम नहीं है। भारत सरकार आर्थिक सर्वेक्षण 2001 से भारत में 2006 से 7 में रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से इस प्रकार थे। कृषि में 15.19%, खाद्यान्न एवं खनन में 0.61%, उत्पादन में 13.33%, निर्माण में 6.10%, व्यापार, होटल एवं रेस्तरां में 13.18%, यातायात, भंडार एवं संचार में 5.06%, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा में 8.97%, वित्तीय, बीमा, रियल एस्टेट एंड द व्यावसायिक सेवाओं में 2.22% तथा बिजली और पानी में 0.33% था। स्रोत योजना आयोग की 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, वॉल्यूम फर्स्ट, पृष्ठ संख्या 66।
विकसित और विकासशील देशों में एक और बड़ा अंतर नियमित वेतनभोगी कार्यरत लोगों की संख्या का होना है। विकसित देशों में औपचारिक रूप से कार्यरत लोग बहुसंख्यक हैं। भारत में 50% से अधिक लोग स्वरोजगारी हैं। केवल 14% लोग नियमित वेतनभोगी रोजगार में हैं, जबकि लगभग 30% लोग अनियमित मजदूर हैं। अनंतः 2005 239 यहाँ दी गई तालिका में 2004 से 5 से 2009 से 10 तक ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाया गया है। अर्थशास्त्रियों एवं अन्यों के अवसर संगठित या औपचारिक और असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के मध्य अंतर स्थापित किया गया। इस बात पर मतभेद है कि इन क्षेत्रों को परिभाषित कैसे किया जाए। एक परिभाषा के अनुसार संगठित क्षेत्र की इकाइयों में 10 और अधिक लोगों के पूरे वर्ष रोजगार में रहने से इन क्षेत्रों का गठन होता है। सरकारी तौर पर इनका पंजीकरण होना चाहिए ताकि कर्मचारियों को उपयुक्त वेतन या मजदूरी, पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलना सुनिश्चित हो सके। भारत में 90% से अधिक कार्य, चाहे वह कृषि, उद्योग अथवा नौकरी हो, असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। संगठित क्षेत्र के इतने छोटा होने का सामाजिक आशय क्या है? इसका पहला अर्थ यह है कि बहुत कम लोग बड़ी फार्मों में रोजगार करते हैं, यहाँ जो वे दूसरे क्षेत्रों और पृष्ठभूमि वाले लोगों से मिले पाते हैं। नगरीय क्षेत्र इस प्रकार के कुछ मौके दे पाते हैं। नगरीय क्षेत्र में अपना पड़ोसी क्षेत्र भिन्न क्षेत्र हो सकता है। मोटे तौर पर अधिकतर भारतीय लोग छोटे पैमाने पर कार्य कर रहे स्थानों पर ही काम करते हैं। यहाँ कार्य के कई पक्षों का निर्धारण व्यक्तिगत संबंधों से होता है। अगर नियोजक आपको पसंद करता है तो आपका वेतन बढ़ा सकता है। अगर आप उसके साथ झगड़ा बक्स रोजगार के आधार पर कामगारों के वितरण का प्रतिशत, स्वरोजगार, नियमित और अनियमित कामगार विभिन्न वर्षों में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में वर्ष 1993-94, 99 से 2000, 4 से 5 और 9 से 10 के बीच ग्रामीण में स्वरोजगार 58%, 55.8, 60.2, 54.2, सभी दिहाड़ी कामगार 42, 44.4, 39.9, 45.9, नियमित 6.5, 6.8, 7.1, 7.3, अनियमित 35.5, 37.4, 32.8, 38.6, नगरीय स्वरोजगार 42.3, 42.2, 45.4, 41.1, सभी दिहाड़ी कामगार 57.7, 57.8, 54.5, 58.9, नियमित 39.4, 40.0, 39.5, 41.4, अनियमित 18.3, 17.7, 15.0, 17.5। स्रोत सेकेंड एनुअल रिपोर्ट टू द पीपुल ऑन एम्प्लॉयमेंट 2011 से लिया गया है। झगड़ा करते हैं तो आप अपना रोजगार भी गंवा सकते हैं। बड़े संस्थानों में ऐसा नहीं होता। वहाँ कार्य के निश्चित नियम होते हैं, वहाँ नियुक्ति अधिक पारदर्शी होती है और अगर आपके अपने ऊंचे पदाधिकारी से कुछ मतभेद होते हैं तो उसकी शिकायत और क्षतिपूर्ति की निश्चित कार्यविधियाँ होती है। दूसरे बहुत ही कम भारतीय सुरक्षित और लाभदायक नौकरियों में प्रवेश करते हैं। जो वहाँ है उनमें भी 2/3 सरकारी नौकरी करते हैं, इसीलिए सरकारी नौकरियां लोकप्रिय हैं। बचे हुए लोग बुढ़ापे में अपने बच्चों पर आश्रित होने के लिए बाध्य हैं। जाति, धर्म तथा क्षेत्र की दीवारों को पार करने में सरकारी नौकरियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक समाजशास्त्री तर्क देते हुए उन कारणों की चर्चा करते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट में सांप्रदायिक दंगे क्यों नहीं होते। कारण यह है कि वहाँ भारत के सभी भागों के लोग एक साथ काम करते हैं। तीसरे, बहुत ही कम लोग संघ के सदस्य हैं, जो कि सुरक्षित क्षेत्र की विशेषता है। वे एकत्रित होकर सामूहिक रूप से अपने उपयुक्त वेतन और सुरक्षित कार्यावस्था के लिए लड़ने का अनुभव नहीं रखते। सरकार ने अब असंगठित क्षेत्रों की अवस्था पर निगरानी रखने के लिए नियम बनाए हैं, लेकिन वहाँ भी कार्यान्वित में नियोजक अथवा ठेकेदार की मनमर्जी ही प्रभावी होती है। भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकरण, रुई, जूट, कोयला, खाने एवं रेलवे भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग थे। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने आर्थिक को प्रभावशाली ऊंचाइयों पर रखा। इसमें सुरक्षा, परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, खनन एवं अन्य परियोजनाओं
को शामिल किया गया, जिन्हें करने के लिए सरकार ही सक्षम थी और यह निजी उद्योगों में फलने फूलने के लिए भी आवश्यक था। भारत की मिश्रित आर्थिक नीति में कुछ क्षेत्र सरकार के लिए आरक्षित थे जबकि कुछ निजी क्षेत्रों के लिए खुले थे, लेकिन उसमें भी सरकार अपनी अनुज्ञापति लाइसेंसिंग नीति के द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि ये उद्योग विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। स्वतंत्रता के पहले उद्योग मुख्यतः बंदरगाहों वाले शहरों जैसे मद्रास, बम्बई एवं कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एवं कोलकाता तक ही सीमित थे, लेकिन उसके बाद अन्य स्थानों जैसे बड़ोदरा, कोयम्बटूर, बंगलुरु, पूना, फरीदाबाद एवं राजकोट में भी महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र बन गए। सरकार अन्य छोटे पैमाने के उद्योगों को भी विशिष्ट प्रोत्साहन एवं सहायता देकर प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। बहुत सी वस्तुएं मध्य जैसे कागज एवं लकड़ी के समान लेखन सामग्री, शीशा एवं चीनी मिट्टी जैसे छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। 1991 तक कुल कार्यकारी जनसंख्या में से केवल 28% बड़े उद्योगों में नौकरी कर रहे थे, जबकि 72% लोग छोटे पैमाने के एवं परंपरागत उद्योग में कार्यरत थे। राय 2001-11 भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं भारतीय उद्योगों में परिवर्तन। सन 1990 के दशक से सरकार ने उदारीकरण की नीति को अपनाया। निजी कंपनियां, विशेष रूप से विदेशी फर्मों को उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिन्हें पहले ये सरकार के लिए जैसे दूरसंचार, नागरिक उड्डयन एवं ऊर्जा आदि के लिए आरक्षित थे। उद्योगों में खोलने के लिए अनुज्ञापति लाइसेंस वांछित नहीं है। अब भारतीय दुकानों पर विदेशी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप बहुत सी भारतीय कंपनियों को बहुदेशीय कंपनियों ने खरीद लिया है। साथ ही साथ कुछ भारतीय कंपनियां बहुदेशीय कंपनियां बन गई हैं। इसका पहला उदाहरण है जब पराले पे को कोको कोला ने खरीदा। पराले पे की सालाना आमदनी 250 करोड़ थी, जबकि कोको कोला का विज्ञापन बजट 400 करोड़ रुपए है। विज्ञापन का यह स्तर स्वाभाविक रूप से उपभोग को बढ़ा देता है। परंपरागत कोको कोला ने आज कई भारतीय पेयों का स्थान ले लिया है। उदारीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र खुदरा व्यापार हो सकता है। आपके विचार में क्या भारतीय डिपार्टमेंट स्टोर भारतीय बहुविभागीय भंडार से खरीदारी करने को वरीयता देते हैं अथवा वे व्यापार के लिए बाहर जाते हैं? भाग 5.1 भारतीय बाजार में खुदरा व्यापारियों की घुसपैठ। इस समय भारत के खुदरा व्यापार क्षेत्र की नीति प्रवेश के लिए एकदम अनुकूल होने के कारण दुनिया भर के बड़े से बड़े व्यापार समूह जिनमें वॉलमार्ट स्टोर्स, कैरोफोर और टेस्को शामिल हैं, इस देश में प्रवेश के लिए आतुर रहे हैं। जबकि विदेशियों द्वारा बाजार में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री और भारतीय एयरटेल जैसे बड़े बड़े भारतीय व्यावसायिक समूहों द्वारा हाल में भारी पूंजी निवेश किया गया है, जिसकी वजह से इन विदेशी खुदरा व्यापारियों द्वारा भी जल्दी से जल्दी निवेश करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। गत सप्ताह भारतीय एयरटेल ने यह संकेत दिया है कि वॉलमार्ट, कैरोफोर और टेस्को के बीच हुए वार्तालापों के दौरान यह पता चलता है कि वे भी खुदरा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने की बात सोच रहे हैं। भारत का खुदरा क्षेत्र यहाँ की तीव्र समृद्धि के कारण ही आकर्षक नहीं बन गया है, बल्कि इसीलिए भी कि वह संपूर्ण राष्ट्र का 97% व्यवसाय परिवारों द्वारा संचालित नुक्कड़ों दुकानों के जरिए चलाया जा रहा है। लेकिन उद्यमों की इस विशेषता को देखते हुए सरकार विदेशियों को बाजार में प्रवेश करने से क्यों रोक रही है? राजनीतिक लोग अक्सर यह दलील देते हैं कि भूमंडलीय खुदरा व्यापारी हजारों छोटे स्थानीय तथा घरेलू व्यापारियों की श्रृंखला और हाल में उभर रहे स्वदेशी खुदरा व्यापार समूहों को बर्बाद कर देंगे। स्रोत इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यूनल 3 2006। सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्सों को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का प्रयास कर रही है, जिसे विनिवेश कहा जाता है। कई सरकारी कर्मचारी
इससे भयभीत हैं कि कहीं विनिवेश के कारण उनकी नौकरी न चली जाए। मॉडर्न फूड, जिसे सरकार ने स्वस्थ वर्धक खाना उपलब्ध कराने के लिए बनाया था, वह निजीकरण की जाने वाली पहली कंपनी थी, ने 60% कर्मचारियों को पहले 5 वर्ष में जबरन सेवा मुक्त कर दिया। अब यह देखते हैं कि यह नियम किस तरह विश्वव्यापी प्रवृत्ति बन गया है। अधिकांश कंपनियों ने अपने अस्थायी कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर दी है। वे अपने कार्य बाह्य स्रोतों जैसे छोटी कंपनियों से यहाँ तक कि घरों से भी करवाने लगे। बहुउद्देशीय कंपनियां पूरे विश्व में बाह्य स्रोतों से काम करवाती हैं। विकासशील देशों जैसे भारत में उन्हें सस्ते मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि छोटी कंपनियों की बड़ी कंपनियों से कार्य प्राप्त करने के लिए स्पर्धा करनी होती है। अतः वे कामगारों को कम वेतन देते हैं और कार्य अवस्था भी अधिकतर खराब होती है। छोटी फर्मों में मजदूर संगठन का गठन भी मुश्किल होता है। अधिकांशतः कंपनियां, यहाँ तक कि सरकार भी अब बाह्य स्रोतों और अनुबंधों पर काम करवाने लगी है। लेकिन यह प्रवृत्ति निजी क्षेत्रों में विशेष रूप से दिखाई देती है। सारांश में भारत अभी भी एक कृषि प्रधान देश है। सेवा क्षेत्र, दुकानें, बैंक, आईटी उद्योग, होटल्स और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में अधिक लोग आ रहे हैं और नगरीय मध्य वर्ग की संख्या भी बढ़ रही है। नगरीय मध्य वर्ग के साथ वे मूल्य जो टेलीविजन सीरियलों और फिल्मों में दिखाई देते हैं भी बढ़ रहे हैं। परंतु हम यह भी देखते हैं कि भारत में बहुत कम लोगों के पास सुरक्षित रोजगार है। यहाँ तक कि छोटी संख्या के अस्थायी सुरक्षित रोजगार भी अनुबंधित कामगारों के कारण असुरक्षित होते जा रहे हैं। अब तक सरकारी रोजगार ही जनसंख्या के अधिकांश लोगों का कल्याण करने का एक बड़ा मार्ग था, लेकिन अब वह भी कम होता जा रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस पर विचार विमर्श भी किया, लेकिन विश्वव्यापी उदारीकरण एवं निजीकरण के साथ आमदनी की असमानताएं बढ़ रही हैं। आपको इस विषय पर अधिक जानकारी भूमंडलीकरण के अगले अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर 2006, 2008 और 2010 और 2012 के बीच में ये ग्राफ दिखाई गई हैं। जो प्राइवेट वाले में काले रंग वाले जो कि 80 से 100 के 120 के बीच में चारों वर्षों में दिखाई, प्राइवेट सेक्टर में दिखाई गई है जो 180 के आसपास है। साथ ही बड़े उद्योगों में भी सुरक्षित रोजगार कम होता जा रहा है। सरकार ने भी उद्योग लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण की नीति प्रारंभ की है। ये उद्योग आसपास के क्षेत्रों के लोगों को रोजगार नहीं दिलवाते हैं, बल्कि ये वहाँ जबरदस्त प्रदूषण फैलाते हैं। बहुत से किसानों, जिनमें मुख्य रूप से आदिवासी शामिल हैं, कुल विस्थापितों में से करीब 40% ने क्षतिपूर्ति की कम दर के लिए विरोध किया है और इन्हें जबरन दिहाड़ी मजदूर बनना पड़ा है और उन्हें बड़े शहरों के फुटपाथ पर काम करते देखा जा सकता है। आप अध्याय 3 में दी गई हितों की प्रतियोगिता की परिचर्चा को याद कीजिए। अगले भाग में हम देखते हैं कि लोग किस तरह काम पाते हैं, वे वास्तव में अपने कार्यस्थल पर क्या करते हैं और किस तरह का कार्यावस्था से रूबरू होते हैं। लोग काम किस तरह पाते हैं। अगर आप बुधवार सुबह का टाइम्स ऑफ इंडिया देखेंगे तो उसमें टाइम्स एसेंट के नाम से एक विशिष्ट पृष्ठ पाएंगे। यहाँ रोजगार के विज्ञापन होते हैं और अपने आप से अथवा अपने कामगारों से अच्छा काम लेने के लिए प्रेरित करने के सुझाव होते हैं। बॉक्स 5.2 सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों का एक उदाहरण है। काम पाने वाले व्यक्तियों को अन्य लाभ जैसे मकान किराया भत्ता भी मिलता है। कार्य के लिए वांछित योग्यताएं बहुत विस्तार से वर्णित होती हैं। ऐसे कार्यों में पदोन्नति के प्रावधान होते हैं और आपकी वरिष्ठता को भी स्वीकारा और महत्व दिया जाता है। अब हम बॉक्स संख्या 5.3 में निजी क्षेत्रों के नौकरियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह भी एक नियमित वेतन वाली नौकरी है। यह एक जाने माने होटल की नौकरी है, लेकिन यहाँ वेतन एवं जरूरी दयाल सिंह महाविद्यालय। बॉक्स 5.2 दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कॉलेज रोधी रोड, नई दिल्ली 2110003 पर 4 पद के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वेतन
16,400 से 22,400 है। कम से कम रुपए 17,300 प्रतिमाह DA, CCA, HRA, TA एवं अन्य लाभों के साथ यह दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगा। योग्यता संबंध विषय में कम से कम 55% अंक अथवा बी ग्रेड के समक्ष सहित स्नातकोत्तर उपाधि ग्रेड पैमाने के अनुसार बी ग्रेड 7 सूत्रीय पैमाने जैसे OA, B, C, D, E और F है। PhD अथवा समकक्ष उपाधि, कुल 15 वर्ष को पढ़ने का अनुभव और अथवा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य समकक्ष संस्थानों से पोस्ट डॉक्टोरल शोध कार्य, प्रार्थना पत्र में योग्यता, अनुभव, उम्र इत्यादि का पूरा विवरण दे तथा पुष्टि करने वाले सभी दस्तावेजों के साथ अध्यक्ष शासी निकाय दयाल सिंह कॉलेज, रोधी रोड, नई दिल्ली 11/0003 में इस विज्ञापन के जारी होने के 15 दिन के अंदर मुहरबंद लिफाफे में पहुंचाना चाहिए। चेयरमैन सचिन निकास, गवर्निंग बॉडी, बॉक्स 5.3, रेडिसन होटल, दिल्ली। जल्द ही अपना निष्ठावान कार्यक्रम शुरू कर रहा है। ग्राहक सेवा संचालक, वरिष्ठ टेली विक्रय संचालन। प्रत्याशी को अंग्रेजी भाषा का अच्छा पकड़ हो, बेचने की सहज समृद्धि वाले आवेदन करें। पिछला अनुभव अधिमान्य है। हम एक 5 सितारा कार्य माहौल प्रस्तावित करते हैं। अवितरित विकास एवं प्रशिक्षण, प्रेरणास्पद वातावरण, दिन का काम और अच्छे वेतन, प्रोत्साहन, अंशकालिका एवं पूर्णकालिका विकल्प उपलब्ध है। 30 अगस्त से 1 सितंबर 2016 से सायकाल में आप नंबर पे डायल करें, अपनी फैक्स कर सकते हैं, ईमेल पे भेज सकते हैं। योग्यताएं लचीली हैं और यह एक अनुबंध की तरह काम है। साथ ही दिए गए विज्ञापन में दी गई भाषा को जरा देखिए। जैसे एक निष्ठावान कार्यक्रम की तरह प्रत्येक संगठन अपने स्वयं के नियमों के अनुसार कार्य करने का प्रयास करता है, लेकिन बहुत कम अनुपात में लोग विज्ञापन या रोजगार कार्यालय के द्वारा नौकरी प्राप्त कर पाते हैं। वे लोग जो स्वनियोजित हैं, जैसे नलसाज मिस्त्री, बिजली मिस्त्री और बढ़ई खाती या तरखान एक तरफ है, और निजी ट्यूशन देने वाले अध्यापक, वास्तुकला और स्वतंत्र रूप से काम करने वाले छाया चित्रकार दूसरी तरफ है। इन सभी की कार्य अवधि इनके निजी संपर्कों पर निर्भर करती है। वे सोचते हैं कि उनका काम ही उनका विज्ञापन है। मोबाइल फोन ने नल साजों एवं अन्य ऐसे लोगों की जिंदगी को अधिक सरल बना दिया है। अब वे ज़्यादा लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं। एक फैक्ट्री के कामगारों को रोजगार देने का तरीका भिन्न होता है। पहले बहुत से कामगार ठेकेदार या काम देने वाले से रोजगार पाते थे। कानपुर कपड़ा मिल में रोजगार दिलाने वाले को मिस्त्री बोलते थे और वे खुद भी वहां काम करते थे। वे समान क्षेत्रों या समुदायों से मजदूरों की तरह आते थे, परंतु मालिक उन पर कृपालु होते थे, अतः वे सब कामगारों के मुखिया बन जाते थे। दूसरी तरफ मिस्त्री निजी कामगारों पर समुदाय संबंधी दबाव डालता था। आजकल काम दिलाने वाले का महत्व कम हो गया है और कार्यकारिणी एवं यूनियन दोनों ही अपने लोगों को काम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ कामगार यह भी चाहते हैं कि उनका काम उनके बच्चों को दे दिया जाए। बहुत सी फैक्ट्रियों में बदली कामगार भी होते हैं जो कि छुट्टी पर गए हुए मजदूरों के स्थान पर काम करते हैं। बहुत से बदली कामगार एक ही कंपनी में बहुत लंबे समय से काम कर रहे होते हैं, किंतु उन्हें सब के सामने अस्थायी पद और सुरक्षा नहीं दी जाती है। इस संगठित क्षेत्र के में अनुबंधित कार्य करते हैं। रोजगार के अवसर में 2 तत्व शामिल होते हैं। किसी संगठन में रोजगार, स्वरोजगार, भारत सरकार के कार्यक्रम, स्टैंड ऑफ इंडिया कार्यक्रम तथा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के नीतिगत प्रयास हैं जो रोजगार एवं स्वरोजगार को संभव बनाते हैं। इन प्रयासों से हाशियों पर खड़े लोग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं भी रोजगार के अवसर का लाभ उठा रहे हैं। इन सकारात्मक प्रयासों ने भारत के युवाओं, जिन्हें जननांकीय डिविडेंड भी कहा जाता है, को विकास की प्रक्रिया से जोड़ दिया है। हालांकि दिहाड़ी मजदूरों के काम की ठेकेदारी व्यवस्था ज्यादातर भवन निर्माण कार्य के स्थान पर या ईंट बनाने के स्थान आदि पर दिखाई देती है। ठेकेदार गांव जाता है और वहां काम चाहने वालों से इसके बारे में पूछता है। वह उन्हें कुछ पैसे उधार भी देता है। उधार दिए गए पैसों में काम के स्थान तक आने के यातायात का
पैसा होता है। उधार पैसा अग्रिम दिहाड़ी माना जाता है और जब तक उधार नहीं चुका जाता वह बिना पैसे के काम कराता है। पहले कृषि मजदूर अपने कर्जे के बदले जमींदार के पास बंधुआ मजदूरी की तरह रहते थे। अब उद्योगों में अनियत कामगार के रूप में जाते हैं। हालांकि वे अभी भी कर्जदार हैं, परंतु वे अनुबंधक के अन्य सामाजिक दायित्वों से बंधे हुए नहीं होते हैं। इस अर्थ में वे औद्योगिक समाज में अधिक मुक्त हैं। वे अनुबंध को तोड़कर किसी और के यहाँ काम ढूंढ सकते हैं। कभी कभी पूरा परिवार प्रवसन कर जाता है और बच्चे काम में अपने माता पिता की सहायता करते हैं। 5.4 दक्षिण गुजरात के ईंट भट्ठों में मजदूर के दल। दक्षिण गुजरात में ईंट के बाड़े में काम होने के मौसम में लगभग 30 से 40 हजार कामगार कार्य करते हैं। ईंट के भट्ठों के मालिक ऊंची जाति के लोग जैसे पारसी या देसाई होते हैं। प्रजापति जाति के लोग इन ईंटों के बाड़े पर अपना पारंपरिक मिट्टी का कार्य करते हैं। कामगार अधिकांशतः स्थानीय या प्रवासी होते हैं। उन्हें ठेकेदार के द्वारा रोजगार पर रखा जाता है और ये 9 से 11 सदस्यों की टोली में काम करते हैं। पुरुष मिट्टी को सानते हैं और उसे ईंट का आकार देते हैं तथा ये चित्र में दिखाए गए हैं ईंट मिट्टी सानते हुए महिला। छोटे बच्चे उन्हें सुखाने के स्थान पर ले जाते हैं। महिलाओं और लड़कियों की एक टोली ईंटों को भट्ठों पर ले जाती है जहां पुरुष उन्हें पकाते हैं और फिर उससे उन्हें ट्रकों पर लाद दिया जाता है। प्रत्येक टोली रोजाना 2500 से 3000 ईंट बना लेती है। जल्दी काम करने वाले समूह 10 घंटे में और धीमे काम करने वाले समूह 14 घंटे में अपना काम समाप्त खत्म करता है। 6 वर्ष की उम्र से बच्चे पिता द्वारा बनाई गई ताजा ईंटों को रात में उठाने का काम करते हैं। गीली ईंटों का वजन लगभग 3 किलो होता है। रात के अंधेरे में छोटे बच्चे एक ईंट को आधार पट्टी पर रखने के लिए दौड़ते हैं। जब वे 9 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें 2 ईंट उठाने की पदोन्नति मिलती है। समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन कहते हैं कि उनके माता पिता उन्हें रोते हुए उनके बिस्तरों से जगा देते हैं। काम को किस तरह किया जाता है, इस भाग में हम यह जानकारी देंगे कि काम को वास्तव में किस तरह किया जाता है। हमारे आसपास हम जिन उत्पादों को देखते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है। एक ऑफिस या फैक्ट्री में मैनेजर और कामगार के संबंध कैसे होते हैं। भारत में बड़े कार्यस्थल में संपूर्ण कार्य को स्वतः घर में हो रहे उत्पादन की तरह किया जाता है। मैनेजर का मुख्य कार्य होता है कामगारों को नियंत्रित करना और उनसे अधिक काम करवाना। कामगार से अधिक कार्य करवाने के 2 तरीके होते हैं। पहला, कार्य के घंटे में वृद्धि। दूसरी, निर्धारित दिए गए समय में उत्पादित वस्तुओं की मात्रा को बढ़ा देना। मशीनें उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती हैं परंतु ये खतरे भी पैदा करती हैं और अंततः मशीनें कामगारों का स्थान ले रही हैं। इसलिए मार्क्स और महात्मा गांधी ने दोनों ने मशीनीकरण की रोजगार के लिए खतरा माना। क्रियाकलाप 5.2 हिंद स्वराज में गांधी जी और मशीन 1924 में मशीनों के प्रति पागलपन का विरोधी हूँ, लेकिन मशीनों का विरोध नहीं हूँ, मशीनों का विरोधी नहीं हूँ, मैं उसे सनक का विरोधी हूँ जो मजदूरों को कम करती है। आदमी श्रम से बचने के लिए मजदूरों को कम करते जाएंगे जबकि हजारों मजदूरों को बिना काम के सड़कों पर भूख से मरने के लिए फेंक दिया जाए। मैं समय और मजदूर दोनों को बचाना चाहता हूँ, मानव जाति के विखंडन के लिए नहीं बल्कि सबके लिए। मैं संपत्ति को कुछ हाथों में एकत्रित नहीं होने देना चाहता हूं, बल्कि उसे सबके हाथों में देखना चाहता हूं। 1934 एक राष्ट्र के रूप में जब हम चरखे को अपनाते हैं तो हम न केवल बेरोजगारी की समस्या का समाधान करते हैं बल्कि यह भी घोषित करते हैं कि हमारी किसी भी राष्ट्र का शोषण करने की इच्छा नहीं है और हम अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण को भी समाप्त करना चाहते हैं। उदाहरण द्वारा बताइए कि मशीनें किस तरह कामगारों के लिए समस्या पैदा करती हैं। गांधी जी के दिमाग में क्या विकल्प था? चरखे को अपनाने से शोषण को कैसे रोका जा सकता है। ये चित्र में स्कूटर का कारखाना दृश्य में दिखाया गया है। बहुत सारी स्कूटर खड़ी की गई
है। उत्पादन बढ़ाने का दूसरा तरीका है कार्य को संगठित रूप से करना। एक अमेरिकन फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने 1890 में वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से एक व्यवस्था का आविष्कार किया था। इसे टेलीरिज्म या औद्योगिकी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य को छोटे से छोटे पुनरावृत्त तत्वों में तोड़कर कामगारों के मध्य विभाजित करने का प्रावधान था। कामगारों को जितना समय दिया जाता था उसमें उन्हें कार्य की रोजाना उतने ही समय की आवश्यकता समाप्त करना पड़ता था। इसके लिए वे स्टॉपवॉच की सहायता लेते थे। कार्य को तेजी से समाप्त करने के लिए असेंबली लाइन का श्री गणेश हुआ। प्रत्येक कामगार को कन्वेयर बेल्ट के साथ बैठकर अंतिम उत्पादन के केवल एक पुर्जे को उसमें जोड़ना था। कार्य करने की गति को कन्वेयर बेल्ट की गति के साथ व्यवस्थित किया गया। 1980 के दशक में इस तरह का प्रयास किया गया जिसमें प्रत्येक नियंत्रण के स्थान पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी, जहां कामगारों को प्रेरित किए जाने का प्रावधान था तथा उन्हें प्रबोधित करने का भी प्रावधान था। परंतु हम कभी कभी ही इस पुरानी टायलिज्म प्रक्रिया को बचा हुआ पाते हैं। भारत का एक सबसे पुराना उद्योग है कपड़ा मिल। वहाँ के कामगार अपने आप को मशीन के विस्तार की तरह वर्णित करते हैं। एक पुराना बुनकर रामचंद्र जो कि 1940 में कानपुर कपड़ा मिल में काम करता था कहता है, आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आंखें, गर्दन, टांगे, हाथ और शरीर का प्रत्येक हिस्सा घूमता है। बुनाई के काम में लगातार टकटकी लगानी पड़ती है। आप कहीं नहीं जा सकते। आप का पूरा ध्यान मशीन पर केंद्रित होना चाहिए। जब 4 मशीनें चल रही हो तो चारों को चलना चाहिए, उन्हें रुकना नहीं चाहिए। जोशी 2003। अधिक मशीनों वाले उद्योग में कम लोगों को काम दिया जाता था, लेकिन जो होते हैं उन्हें भी मशीनी गति से काम करना होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड में प्रत्येक मिनट में 2 कारें तैयार होकर एकत्रित होने वाले स्थान पर आ जाती हैं। पूरे दिन में कामगारों को केवल 45 मिनट का विश्राम मिलता है। 2 चाय की छुट्टियां, 7.5 मिनट प्रत्येक और आधे घंटे खाने की छुट्टी। उनमें से प्रत्येक 40 वर्ष का होने तक पूरी तरह थक जाता है और स्वैच्छिक अवकाश ले लेता है। जबकि उत्पादन अधिक हो रहा है और कारखाने में अस्थायी रूप से काम करने वालों की संख्या कम हो गई है। कारखानों में सभी कार्य जैसे सफाई, सुरक्षा, यहाँ तक कि पुर्जों का उत्पादन भी बाह्य स्रोतों से होता है। पुर्जे देने वाले कारखानों के आसपास ही रहते हैं और प्रत्येक पुर्जे को 2 घंटे या नियत समय में भेज देते हैं। बाह्य स्रोत से किया गया कार्य समय पर पूरा हो जाता है और कंपनी को सस्ता पड़ता है, लेकिन इससे कामगारों में तनाव आ जाता है। अगर उनकी सप्लाई नहीं आ पाती तो उनके उत्पादन का लक्ष्य विलंब से पूरा हो पाता है, और जब वह आ जाता है तो उसे रखने के लिए उन्हें भागदौड़ करनी पड़ती है। कोई आश्चर्य नहीं अगर ऐसा करने में वे पूरी तरह निढाल हो जाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस का एक दृश्य दिखाई गई है। ये चित्र में प्रदर्शित प्रिंटिंग प्रेस का दृश्य है। अब जरा सेवा के क्षेत्रों को देखा जाए। सॉफ्टवेयर में काम करने वाले लोग मध्यम वर्गीय और पूर्णतः शिक्षित होते हैं। उनका कार्य स्वतः स्फूर्त एवं रचनात्मक होता है, पर जैसा कि बॉक्स में दर्शाया गया है कि उनका कार्य भी टायलरिज्म लेबर प्रक्रिया के अनुरूप ही होता है। बॉक्स 5.5 आईटी क्षेत्र में समय की चाकरी, औसतन 10 से 12 घंटे का कार्य दिवस और रात भर कार्य करने वाले कर्मचारी भी असामान्य बात नहीं है, जिसे नाइट आउट कहते हैं। जब उनकी परियोजना का अंतिम सीमा आ जाती है। लंबे कार्य घंटों का होना एक उद्योग की केंद्रीय कार्य संस्कृति होती है। कुछ हद तक इसका कारण भारत और ग्राहक
के देश के बीच समय की भिन्नता भी है, जैसे कि सम्मेलन का समय शाम का होता है जबकि अमेरिका में उस समय कार्य दिवस का प्रारंभ होता है। दूसरा कारण बाह्य स्रोतों का कार्य करना, कार्य संरचना में अधिक कार्य का होना है जो परियोजना की लागत और समय सीमा के तालमेल से जुड़ी होती है। एक 8 घंटे काम करने वाले इंजीनियर के श्रम के आधार पर काम को अंतिम सीमा तक पहुंचाने के लिए उसे अतिरिक्त घंटों और दिनों तक काम करना पड़ता है। अतिरिक्त कार्य घंटों को सामान्य व्यवस्थापित फ्लेक्सी टाइम सामान्य व्यवस्थापन के प्रयोग द्वारा तर्कसंगत वैधता बनाया जाता है, जो कि सैद्धांतिक रूप से कार्यकर्ता को अपने कार्य के घंटे नियत करने की छूट देती है एक सीमा तक, लेकिन प्रायोगिक रूप से इसका अर्थ है कि वे तब तक कार्य करें जब तक कि वे हाथ में लिए हुए कार्य को समाप्त न कर दे। लेकिन इसके बावजूद भी जब उनके पास वास्तव में कार्य का दबाव नहीं होता तब भी वे ऑफिस में देर तक रुके जाते हैं, जो कि या तो साथियों के दबाव के कारण होता है अथवा वे अपने अधिकारियों को दिखाना चाहते हैं कि वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कैरोल उपाध्याय फोर्थ कमिंग इन कार्य घंटों के परिणाम स्वरूप बेंगलोर, हैदराबाद और गुड़गांव जैसे स्थानों जहां बहुत सी आईटी कंपनियां और कॉल सेंटर हैं, दुकानों और रेस्तरां ने भी अपनी खुलवाने का समय बदल दिया है और देरी से खुलने लगे हैं। अगर पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो बच्चों को शिशु पालन गृह में छोड़ा जाता है। संयुक्त परिवार जो कि लुप्त प्राय हो गए थे भी औद्योगिकरण के कारण फिर से बनने लगे हैं। हम देखते हैं कि दादा दादी बच्चों की मदद से परिवार में पुनः स्थापित हो गए हैं। समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विवाद है कि क्या औद्योगिकरण और नौकरियों में परिवर्तन से, जिसमें कि ज्ञान पर आधारित कार्य जैसी सूचना तकनीकी है, क्या इन से समाज की कुशलता बढ़ रही है। भारत में सूचना तकनीकी की वृद्धि को वर्णित करने के लिए प्राय एक सूक्ति सुनने में आता है, नॉलेज इकोनॉमी, ज्ञान आर्थिकी। लेकिन आप एक किसान की दक्षता की तुलना किससे करेंगे जो यह जानता है कि कई सौ फसलों को कैसे उगाया जाता है? क्या आप उसकी मौसम, मिट्टी और बीज को समझ पर विश्वास करेंगे या कि एक सॉफ्टवेयर व्यवसायी पर? दोनों ही अपने कार्यों में दक्ष हैं, लेकिन अलग तरह से। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैरी ब्रेवरमैन यह तर्क देते हैं कि वास्तव में मशीनों का प्रयोग कार्यकर्ताओं की दक्षता को कम करता है। उदाहरण के लिए, पहले वास्तुकला को नक्काशी में दक्षता भी हासिल थी, परंतु अब कंप्यूटर उनके बहुत से काम कर देता है। कार्य अवस्थाएं। हम सबको शक्ति, एक मजबूत घर, कपड़े और अन्य सामानों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये किसी के प्राय बहुत खराब अवस्था में है काम करने की वजह से हमें प्राप्त होते हैं। सरकार ने कार्य की दशाओं को बेहतर करने के लिए बहुत से कानून बना दिए हैं। अब हम एक खदान की अवस्था को देखते हैं जहां बहुत से लोग काम करते हैं। केवल कोयले की खान में ही 5.5 लाख लोग काम करते हैं। खदान एक्ट 1952 ने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति खान में सप्ताह से अधिक कितने घंटे कार्य कर सकता है। अतिरिक्त घंटों तक काम करने पर उसे अलग से पैसा दिया जाना चाहिए और सुरक्षा के नियमों का पालन होना चाहिए। बड़ी कंपनियों में इन नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन छोटी खानों और खुली खानों में नहीं। यहाँ तक कि उपठेका की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। कई ठेकेदार मजदूरों का रजिस्टर भी ठीक से नहीं रखते, अतः वे दुर्घटना की अवस्था में किसी भी लाभ को देने की जिम्मेदारी से मुकर सकते हैं। एक खान का कार्य समाप्त होने पर कंपनी को उस स्थान पर किए गए गड्ढों को भरकर उसे जगह को पहले जैसी कर देनी चाहिए, पर वे ऐसा नहीं करते। भूमिगत खानों में कार्य करने वाले कामगार बाढ़, आग, ऊपरी या सतही के हिस्से के धंसने से बहुत खतरनाक स्थितियों का सामना करते हैं। गैसों के उत्सर्जन और ऑक्सीजन के बंद होने के कारण बहुत से कामगारों को सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, जैसे क्षय रोग या सिलिकोसिस।
जो खुली खानों में काम करते हैं वह तेज धूप और वर्षा में काम करते हैं। खान के फटने से या किसी चीज के गिरने से आने वाली चोट का सामना भी करते हैं। इस तरह होने वाली दुर्घटना की दर भारत में अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। खुली खदान का दृश्य ये दिखाया गया है। टाइम running out for 54 trade miners in झारखंड IANS सितंबर 7 2006। बाक्स 5.6 नगदा के भट्टीह कोयला खानों में 54 खानकर्मी जो बुधवार की रात में फंस गए। उनकी खाने गैसों की अधिकता की वजह से फट गई थी। रात के करीब 8 बजे विस्फोट हुआ था जो कि मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता और दबाव के कारण हुआ। यह कोयले की खान भारत कुकिंग कोयले लिमिटेड BCCL की थी। विस्फोट इतना तेज था कि उसने 17 नंबर की झुकी हुई 1 टन की टोली को बाहर फेंक दिया। 4 बचाव टोलियों को गठित किया गया, लेकिन उनके पास खान की गहराई में जहां दुर्घटना हुई थी पहुंचकर जाने के लिए समुचित मात्रा में ऑक्सीजन मास्क नहीं है। खान में फंसे हुए अधिकांश खान कर्मी 20 से 30 वर्ष की आयु के उम्र के हैं। परिवार के लोगों और यूनियन लीडरों ने BCCL की व्यवस्थापकों पर दोषारोपण किया है। यह BCCL की जहरीली खानों में से एक है। व्यवस्थापकों ने वहां सुरक्षा के कई उपाय उपलब्ध नहीं करा रखे हैं। संघ के एक सदस्य ने बताया कि खान में पानी छिड़कने की मशीन और गैस टेस्टिंग मशीन उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन वहां ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया है। कई उद्योगों में कामगार प्रवासी होते हैं। मछली संसाधन जो समुद्र के किनारे होते हैं में अधिकांशतः तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की एकल युवा महिला कार्य करती हैं। ये 10-12 की संख्या में एक छोटे से कमरे में रहती हैं। कभी कभी तो वे यहाँ पारी पर रहती हैं। युवा महिलाओं को आज्ञाकारी, विनम्र और डांटकर काम कराने वाली माना जाता है। कई पुरुषों में अकेले प्रवास करते हैं। वे या तो अविवाहित होते हैं या अपने परिवार को गांव में छोड़कर आते हैं। सन 1992 में उड़ीसा के 2 लाख प्रवासियों में से 85% एकल युवा थे। इन प्रवासियों के पास सामाजिकता निभाने के लिए बहुत कम समय होता है और जो भी थोड़ा बहुत होता है उसे वे अन्य प्रवासी कामगारों के साथ व्यतीत करते हैं। ऐसे राष्ट्र में जहां संयुक्त परिवार का आक्षेप होता है, लोगों का भूमंडलीकरण की अर्थव्यवस्था में काम करना उन्हें अकेलेपन और असुरक्षा की तरफ ले जाता है। अभी भी बहुत से युवा महिलाएं कुछ स्वतंत्रता और आर्थिक स्वायत्तता का प्रतिनिधित्व करती हैं। घरों पर किया जाने वाला काम आर्थिक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें लेस बनाना, जरी या ब्रॉकेड का काम, गलीचे, बाड़ियों, अगरबत्तियों और ऐसे ही अन्य उत्पादों को बनाया जाता है। ये कार्य मुख्य रूप से महिलाओं या बच्चों द्वारा किए जाते हैं। एक एजेंट प्रतिनिधि उन्हें कच्चा माल दे जाता है और संपूर्ण कार्य को ले भी जाता है। घर पर कार्य करने वालों की चीजों के नग पीस के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने कितने नग पीस बनाए हैं। अब हम बीड़ी उद्योग के बारे में जानकारी लेते हैं। बीड़ी बनाने की प्रक्रिया जंगल के पास वाले गांव से शुरू होती है। वहां गांव वाले तेंदू पत्ते तोड़कर जंगलात विभाग या निजी ठेकेदारों को बेच देते हैं, जो कि इसे वापस जंगलात विभाग को भेज देता है। औसतन एक आदमी दिन भर में 100 बंडल हरके में 50 पत्ते होते हैं इकट्ठे कर सकता है। सरकार बीड़ी कारखानों के मालिकों को ये पत्ते नीलाम कर देती है, जो वे ठेकेदारों को दे देते हैं। ठेकेदार इनमें तंबाकू भरने के लिए वापस घर पर काम करने वाले को दे देते हैं। ये अधिकांशतः महिलाएं होती हैं। ये पहले पत्ते को गीला करके गोलाकार कर देती हैं, फिर उसे काटती हैं, फिर तंबाकू भरकर उसे बांध देती हैं। ठेकेदार बीड़ियों को
वहां से बीड़ियों को वहां से क्रियाकलाप 5 दशमलव चिन्ह पता लगाइए कि बीड़ी कैसे बनती है और कैसे अभिशासित साधित होकर बीड़ी कामगार के पास पहुंचती है। चित्र में ये दिखाए गए हैं बीड़ी के कुछ दृश्य प्रकट किए गए हैं। हावड़ा बीड़ी लेकर उसे उत्पादक को बेच देता है जो इन्हें पकाता या सेकता है और अपने ब्रांड का लेबल लगा देता है। उत्पादक इन्हें बीड़ियों के वितरकों को बेच देता है जो उन्हें थोक विक्रेता को देता है और फिर यह आपके पड़ोस वाली पान की दुकान पर बेची दी जाती है। अब साथ में दिए दिए गए पाई डायग्राम को देखते हैं कि कैसे खपत हुई बीड़ी के मूल्य को वितरित किया जाता है। भंडारी 2005 410 निर्माता को अपने ब्रांड की वजह से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। यह ब्रांड की शक्ति को दर्शाता है। चित्र में तैयार बीड़ी के मूल्य का वितरण निवेश के लिए काले रंग वाले दिखाए गए 19.44, बीड़ी मजदूर के लिए 19.44, ठेकेदार के लिए 16.44, उत्पादक के लिए 41.66, वितरक के लिए 2.77, बॉक्स 5.7। एक बीड़ी कामगार का की जीवन। मधु 15 वर्ष की है और उसने स्कूल छोड़ दिया है। 8वीं में फेल होने के कारण उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। उसके पिता दर्जी थे, उनकी जिनकी पिछले वर्ष मृत्यु हो गई। उसके पिता को क्षय रोग तपेदी था, इसलिए बच्चों और माँ के लिए काम करना जरूरी हो गया। उसका बड़ा भाई 17 वर्ष का है और एक किराने की दुकान पर काम करता है। छोटा भाई 14 वर्ष का है और चॉकलेट की पैकिंग करता है। मधु और उसकी माँ बीड़ियों की रोल करती हैं। मधु ने बहुत छोटी उम्र में बीड़ियाँ रोल करना शुरू कर दिया था। उसे यह पसंद है क्योंकि इससे उसे माँ और अन्य औरतों के पास बैठने और उनकी बातचीत सुनने का मौका मिलता है। वह रोल किए गए तेंदू पत्तों में तंबाकू भरती है। वह घर के कामकाज के अलावा दिन भर यही काम करती है। रोजाना लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहने के कारण उसकी पीठ में दर्द हो गया है। मधु फिर से स्कूल जाना चाहती है। भंडारी 2005 406। हड़तालें एवं मजदूर संघ। बहुत से कामगार मजदूर संघ के भाग होते हैं। भारत में मजदूर संघों में क्षेत्रीयवाद और जातिवाद जैसी बहुत सी समस्याएं होती है। एक मिल में काम करने वाले दत्ता ईसावाकर बताते हैं कि बंबई की मिलों में जाति छाई हुई है, लेकिन सभी मिलों में नहीं। वे उनके साथ बैठकर पान खाते हैं। बिछड़ू एक महार कामगार जो मॉडर्न मिल में काम करता है, लेकिन वे उसके साथ हाथ से पानी नहीं पीते, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। वे उनके दोस्त हैं, लेकिन वे उसके घर कभी नहीं जाते अथवा वे किसी भी महार के खाने के डिब्बे से कुछ भी नहीं खाते। मजेदार बात है कि मराठी कामगार उत्तर भारत के कामगारों की जाति के बारे में पता नहीं लगा पाते, अतः उनके साथ वे अछूतों वाला व्यवहार नहीं करते। मेनन और अदाकार 2004 113। कभी कभी काम की बुरी दशाओं के कारण कामगार हड़ताल कर देते हैं। वे काम पर नहीं जाते। तालाबंदी की दशा में व्यवस्थापक मिल का दरवाजा बंद कर देते हैं और मजदूरों को अंदर जाने से रोकते हैं। हड़ताल करना मुश्किल फैसला होता है क्योंकि व्यवस्थापक अतिरिक्त मजदूरों को बुलाने का प्रयास करते हैं। कामगारों के लिए भी बिना वेतन के रहना मुश्किल हो जाता है। अब हम 1982 में बम्बई टेक्सटाइल मिल्स की उस प्रसिद्ध हड़ताल के बारे में बात करते हैं जो व्यापार संघ के नेता डॉक्टर दत्ता सामंत की अगुवाई में हुई थी और जिसकी वजह से लगभग 2.5 लाख कामगार और उनके परिवार के लोग प्रभावित हुए थे। कामगारों की मांग थी कि उन्हें बेहतर मजदूरी और अपने खुद के संघ बनाने की इजाज़त दी जाए। बम्बई इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट BIRA के अनुसार एक संघ बनाने की अनुमति अप्रूव्ड लेनी चाहिए और अनुमति लेने का तरीका यही है कि हड़ताल का विचार त्याग दिया जाए। कांग्रेस समर्थित राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ RMMS ही एकमात्र अनुमति प्राप्त संघ था और उसने और कामगारों को बुलाकर हड़ताल तोड़ने में सहायता की। सरकार ने भी कामगारों
की मांगों को नहीं सुना। धीरे धीरे 2 साल के बाद लोगों ने काम पर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वे परेशान हो चुके थे। लगभग 1 लाख कामगार बेरोजगार हो गए और वापस अपने गांव लौट गए या दिहाड़ी पर काम करने लगे। शेष आसपास के दूसरे छोटे कस्बों और भिवंडी, मालेगांव और इच्छालकारंजी के बिजली कारखाना क्षेत्रों में काम करने चले गए। मिल मालिक आधुनिकीकरण और मशीनों पर निवेश नहीं करते हैं। आजकल वे अपनी मिलों को अस्थावर संपदा व्यापारियों, रियल एस्टेट डीलर्स को सुख सुविधा संपन्न बहुमंजिली इमारतें बनाने के लिए बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर एक झगड़ा शुरू हो गया कि बंबई के भविष्य को कौन परिभाषित करेगा, कामगार जो इसे बनाते हैं या मिल मालिक या अस्थावर संपदा व्यापारी। बाक्स 5.8 जयप्रकाश भिल्लारे मिल के भूतपूर्व कामगार और महाराष्ट्र गिरनी कामगार संघ के महासचिव। कपड़ा मिल के कामगार केवल अपना वेतन और महंगाई भत्ता लेते हैं, इसके अलावा उन्हें कोई और भत्ता नहीं मिलता। हमें केवल 5 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। दूसरे उद्योगों के कामगारों को अन्य भत्ते जैसे यातायात, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं इत्यादि मिलने शुरू हो गए। साथ ही 10 से 12 दिन का आकस्मिक अवकाश भी। इससे कपड़ा मिल के कामगार भड़क गए। 22 अक्टूबर 1981 को स्टैंडर्स मिल के कामगार डॉक्टर दत्ता सामंत के घर गए और उनसे अपनी अगुवाई करने को कहा। पहले सामंत ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कपड़ा मिलें BIRA के अंतर्गत आती हैं और मुझे इसके बारे में अधिक जानकारी भी नहीं है, परंतु ये कामगार किसी भी हालत में नहीं सुनना चाहते थे। वे रात भर उनके घर के बाहर चौकसी करते रहे और अंत में सुबह सामंत मान गए। लक्ष्मी भट्टकर हड़ताल की सहभागी। मैंने हड़ताल का समर्थन किया। हम रोजाना गेट के बाहर बैठ जाते थे और सलाह करते थे कि आगे क्या करना होगा। हम समय समय पर संगठित होकर मोर्चे भी निकालते थे। मोर्चे बहुत बड़े हुआ करते थे। हमने कभी किसी को लूटा या चोट नहीं पहुंचाई। मुझे कभी कभी बोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैं भाषण नहीं दे सकती। मेरे पांव बुरी तरह कांपने लगते हैं। इसके अलावा मैं अपने बच्चों से भी डरती हूँ। वे क्या कहेंगे? वे सोचेंगे कि यहाँ हम भूख से मर रहे हैं और वे अब वहाँ अपना फोटो अखबार में छपवा रही है। एक बार हमने सेंचुरी मिल के शोरूम की तरफ भी मोर्चे निकाला। हम गिरफ्तार करके बोरीवली से ले जाया गया। मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी। मैं खाना नहीं खा पाई। मैं अपने बारे में सोचने लगी कि हम लोग कोई अपराधी नहीं है, मिल के कामगार हैं। हम अपने खून पसीने की कमाई के लिए लड़ रहे हैं। किशन सोलुंके स्पिनल मिल्स का भूतपूर्व कामगार सेंचुरी मिल में हड़ताल शुरू हुए। मुश्किल से 1.5 महीने ही हुआ होगा कि RMSS वालों ने मिल खुलवा दिया। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्हें राज्य और सरकार दोनों का समर्थन प्राप्त है। वे बाहर के लोगों को बिना उनके बारे में पूरी तरह जाने मिल के अंदर ले आए। भोंसले तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। 30 रुपए बढ़ाने की पेशकश की। दत्ता सामंत ने इस विषय पर विचार करने के लिए मीटिंग बुलाई। आगे के सारे क्रियाकलाप यही होते थे। हमने कहा हमें यहाँ नहीं चाहिए। अगर हड़ताल की नेताओं के पास कोई मर्यादा, कोई बातचीत नहीं है, हम बिना किसी उत्पीड़न के काम पर वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं। दत्ता ईसावालकर मिल्स चार्ल्स टेनेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट कांग्रेस के बापू रेशीम रमा नायर और अरुण गवाली जैसे सभी गुंडों को स्ट्राइक खत्म करवाने के लिए जेल से बाहर कर दिया गया। हमारे पास स्ट्राइक तोड़ने वाले को मारने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। हमारे लिए यह जीवन मृत्यु का प्रश्न था। भाई भोंसले 1982 की हड़ताल में RMMS के महासचिव हमने 3 महीने की हड़ताल के बाद लोगों को वापस काम पर बुलाना शुरू कर दिया। हम सोचते थे कि अगर लोग काम पर जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने
देना चाहिए। वास्तव में यह उनकी सहायता ही थी। माफिया गैंग के बीच में आ जाने के बारे में मैं उसके लिए उत्तरदायी था। ये दत्ता सामंत जैसे लोग सुविधाजनक समय का इंतजार कर रहे हैं और आराम से काम पर जाने वाले का इंतजार कर रहे हैं। हमने पैरोल एवं अन्य स्थानों पर प्रतिपक्षी समूहों को तैयार किया था। स्वाभाविक रूप से वहाँ कुछ झगड़ा, कुछ खून खराबा हो सकता था। जब रमा नायक की मृत्यु हुई तो उस वक्त के मेयर भुजबल उसके सामान में अपनी ऑफिस की कार में आए। इन लोगों की ताकत को एक समय या अनेक लोगों द्वारा राजनीति में इस्तेमाल किया गया। किशन सोलुंग के भूतपूर्व मिल कामगार, यह मुश्किल समय था। हमने अपने सारे बर्तन बेच दिए थे। हमें अपने बर्तनों को सीधा उठाकर ले जाते हुए शर्म आती थी, इसीलिए हम उन्हें बोरियों में लपेट कर बेचने के लिए दुकानों पर ले जाते थे। वे ऐसे दिन थे जब हमारे पास खाने के लिए पानी के अलावा कुछ नहीं था। हम लकड़ी के बुरादे को ईंधन की जगह जलाते थे। मेरे 3 बेटे हैं। कई बार बच्चों के पीने के लिए दूध नहीं होता था। मुझसे उनकी यह भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अपनी छतरी लेकर घर से बाहर चला जाता था। सिंधु मरहाने, भूतपूर्व मिल कामगार, आरएमएमएस वाले और गुंडे मुझे भी जबरदस्ती काम पर वापस ले जाने के लिए आए, पर मैंने जाने से इनकार कर दिया। जो महिलाएं मिल में रह कर काम कर रही थी उनके साथ क्या हो रहा था इस बारे में तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी। वहाँ बलात्कार की घटनाएं घटी थी। बॉक्स 5.8 का अभ्यास। बॉक्स 5.8 के अभ्यास 1982 की हड़ताल के बारे में दिए गए परिच्छेद को पढ़कर अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 1982 की कपड़ा मिल हड़ताल के विभिन्न परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। कामगार हड़ताल पर क्यों गए? दत्ता सामंत ने किस तरह हड़ताल की नेतागिरी स्वीकार की? हड़ताल तोड़ने वालों की क्या भूमिका थी? माफिया गिरोह ने किस तरह इन स्थानों पर अपनी जगह बनाई? इस हड़ताल के दौरान महिलाएं कैसे परेशान हुई और उनके मुख्य सरोकार क्या थे? हड़ताल के दौरान कामगार और उसके परिवार कैसे